evening and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris। 9 मई केसेस में सजा के बाद आज तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर और 2 MPs को नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई केसेस में सजा पर एजाज चौधरी, मलिक अहमद पिचर और अहमद चट्ठा को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली के लिए भी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है और उनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक से सिर्फ एक हफ्ते कबल सामने आया है। इस फैसले को सामने रखकर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली 5 अगस्त के एहतजाज में शायद खुलकर शिरकत से अब गुरेज करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को लाहौर में जलसे का मंसूबा बनाया था, लेकिन हुकूमत फिलहाल इस जलसे की इजाज़त देने के मूड में नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ ने बड़े एहतजाज या जलसे की इजाज़त ना मिलने की सूरत में एक प्लान बी तैयार कर लिया है। प्लान बी के मुताबिक बड़े एहतजाज या जलसे की इजाज़त अगर नहीं मिलती है तो फिर हलकों में एहतजाज की मनसूबाबंदी की जा रही है। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को पंजाब के हर हलके में एहतजाज करेगी। तमाम हलकों में एहतजाज की फुटेज क़यादत को भेजी जाएगी। 5 अगस्त के बाद बड़े शहरों में एहतजाज की कॉल दे दी जाएगी। एहतजाज तहरीक के हवाले से डिविजनल तंजीम और टिकट होल्डर्स को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। 5 अगस्त से कबल यूसी सतह पर तंजीम साजी मुकम्मल करके क़यादत को रिपोर्ट की हिदायत भी कर दी गई है। एहतजाज ना करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने मुख्तलिफ हलकों के अंदर रहकर एहतजाज की हिकमत अमली की तस्दीक की है। लेट्स वॉच इट। 5 अगस्त जो है ये पूरे मुल्क की कॉल है। हमने किसी एक मखसूस मकाम पर पूरे पाकिस्तान को नहीं बुलाया। ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये भी होगा, लेकिन हर हलके में हर जगह आवाम ने बाहर निकल कर अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देना है, जमहूरियत से वाबस्तगी का सबूत देना है। मेरी पूरे पाकिस्तान से ये इल्तिजा है, ये गुजारिश है कि आप जहाँ कहीं भी अपनी गली में, अपने घर के बाहर, अपने चौराहे में निकलिए और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। ये आपका बतौर इंसान बुनियादी हक है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हम 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज करेंगे, जबकि एहतजाज के लाहे अमल का ऐलान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। लेट्स वॉच उमर अयूब। 5 तारीख को पुरअमन होगा। 2 तरीक़ेकार है, हम लोग मोबिलाइज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में हरीपुर में एक शानदार वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, उससे पहले भी हुआ था। मुख्तलिफ जगहों में हो रहे हैं, मर्दान में हुआ है, नौशहरा में हुआ है, एबटाबाद में हुआ है, मानसेरा में हुआ है, इन जगहों में हुए। सिंध में हलीम आदिल शेख साहब की सरबराही में और सलमान अकरम राजा साहब की सरबराही में बेहतरीन रैलीज निकाली गई हैं। बलूचिस्तान में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। हमारी तैयारी मुकम्मल होगी और जो लाएमल है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान चकजई साहब और हमारे बाकी साथी उस अलायंस में वो मुकम्मल करके अगले 2-3 दिन में हमें। हुकूमत कुछ रोज़ कबल तहरीक इंसाफ को 26 नवंबर की तरह 5 अगस्त के एहतजाज से निमटने की धमकी दे चुकी है। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक और बात की है, उन्हें भी देखिए। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 26 अरकान तो बहाल हो गए, लेकिन आज तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली खालिद निसार डोगर हुकूमती रुकन को थप्पड़ मारकर मुश्किलात का शिकार होने जा रहे हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब डेप्यूटी अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे थे, ताहिम हुकूमती रुकन हसन रियाज बार बार तकरीर में बोल रहे थे। इस मौके पर खालिद निसार डोगर सीख पा हो गए और हुकूमती रुकन को थप्पड़ दे मारा। लेट्स वॉच दैट। एक जानिब तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली नाअहल होना शुरू हो गए हैं, तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी तब्दील होने की खबरें तेज़ हो चुकी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की मंजिल करीब आ चुकी है। लेट्स वॉच हिम। जिस दिन मेरे पास अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज्यादा होगा अदम एतमाद के लिए, आप भी होंगे, हम भी होंगे, देखेंगे कि हम एतमाद लाते हैं कि नहीं लाते। मैंने कहा कि मंजिल करीब है। रऊफ हसन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रऊफ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लग नहीं रहा कि हुकूमत आपको मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने देगी, सो आपका फोकस ये होगा कि मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जाए, इज दैट करेक्ट? जी, इस बारे में कोई शक नहीं है और हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जो 3 साल तारीख है, 3.5 साल तारीख है जब से हमारी हुकूमत गैर आईनी तरीके से डिसमिस की गई है। जो भी हुकूमत है वो
उन्होंने हमें पुरअमन एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी, और 3 या 4 दफ़ा जब इजाज़त दी है तो वो भी ऐसी कंडीशंस के साथ है कि वो एहतजाज प्रॉपर्ली हो ही नहीं सका था। तो बिल्कुल हमें नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ये हमें एहतजाज करने की इजाज़त देंगे। और बाकी हमने पूरी तैयारी की हुई है, जैसा कि आपने ऑलरेडी बता दिया है। उमर अयूब साहब ने उनका जो आपने स्केच चलाया उसमें भी उन्होंने बताया कि ये एहतजाज कोई वन सिटी स्पेसिफिक नहीं होगा, वन एरिया स्पेसिफिक नहीं होगा, ये मुल्कगीर एहतजाज है और ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी से ऊपर उठेगा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। ये एक दिन का एहतजाज होगा? नहीं, देखिए मैं उसी पर ही आ रहा था, मैं देखता हूँ। देखिए ये अभी इस वक्त जो है ये मोबिलाइजेशन कैंपेन चल रही है। इसमें जैसे कि उन्होंने कहा है पंजाब में एहतजाज हो रहा है, सिंध में एहतजाज हो रहा है, केपी में एहतजाज हो रहा है, बलूचिस्तान में एहतजाज हो रहा है, हर तरफ एहतजाज हो रहा है। आप जाके देखिए, अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता, लेकिन आप सोशल मीडिया के ऊपर देखिए या पीटीआई ऑफिशियल जाके देखिए, वहाँ आपको सारी इसकी फुटेजेस वगैरह वो मिल जाएगी। उसके बाद ये मुल्की एहतजाज है और 5 तक हम अपने नुक्ता अरूज तक पहुंचेंगे। दैट मीन्स कि मोबिलाइजेशन एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। उसके बाद खान साहब की डायरेक्शंस का इंतजार होगा कि उन्होंने क्या कहना है, किस तरीके से हमने इस एहतजाज को आगे बढ़ाना है, आगे लेके चलना है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल मुकद्दम है, एक चीज़ तय हो चुकी हुई है कि कोई एरिया स्पेसिफिक एहतजाज जो है वो हम नहीं करेंगे। हम सारे मुल्क में जो एहतजाज जो है उसको फैलाएंगे। ओके, बट आपका मेन फोकस क्या होगा? एंड गेम क्या है? एंड गेम एहतजाज जो होता है, पुरअमन एहतजाज जो होता है ना जी, वो एक प्रेशर होता है और वो प्रेशर का जो नतीजा होता है, जो कि एहतजाज हासिल करता है, फैसिलिटेट करता है, वो है कि जी बैठ के बातचीत हो और मामलात को तय किया जाए। जैसे आप ये कह रहे हैं कि एहतजाज इसलिए हो रहा है कि लेट्स कम टू द डायलॉग टेबल। जी ऑब्वियसली वो एहतजाज इन इटसेल्फ तो पर से तो कुछ नहीं होता ना, यहाँ वो बट दिस मैसेज इज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, आई अस्यूम इट्स नॉट फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट आपको खुद कह रही है कि आए बात करें। देखिए जी, गवर्नमेंट के पास देने को है ही कुछ नहीं है, तो उन्होंने क्या बातचीत करनी है? बातचीत जब भी होगी, और ये गवर्नमेंट वाले लोग कह चुके हुए हैं कि जी बात, इन्होंने कई दफा कहा है कि जी आप हमसे बात कर लीजिए, हमने भी तो उन्हीं से बात करके आप ठीक है। बट ये पूरी जो बात आप कह रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। हमें उम्मीद है कि बात होगी, बल्कि इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, होना है कि बातचीत होनी है और होगी। As a person with high democratic values, I really know you have them. Do you think कि अच्छा लगेगा पीटीआई को ऐसे करते वक्त? देखिए ये बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी बात है। जब मसला ये है कि मुज़ाकरात उन्हीं से होते हैं जो कि जिनके पास ताकत होती है। ख्वाजा आसिफ साहब जिनका आपने ये चलाया है, ये खुद कह चुके हुए हैं कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है। ठीक है, हाइब्रिड निज़ाम क्या होता है? बड़ा जबरदस्त जमहूरी नहीं होता, उन्होंने कहा जमहूरी नहीं होता, आईनी नहीं होता, जिसके तहत पीटीआई चल रही थी, अब हाइब्रिड प्लस हो गया। ये हाइब्रिड निज़ाम है, मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जो डिफेंस मिनिस्टर है हुकूमत वक्त के। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त के डिफेंस मिनिस्टर की इत्तला पर सारी बात सुन ले। क्या हमारे दौरे हुकूमत में जुल्म और जबर हुआ? क्या हमारे दौरे हुकूमत में फस्तायत हुई? ये ट्रीटमेंट हुआ जो कि हमारा हो रहा है इस वक्त, बिल्कुल जो हमारे साथ हो रहा है, जिस तरीके से हमारी सीटें ली जा रही हैं, जिस तरीके से हमारे राना सनाउल्लाह के साथ ही हो गया। आई थिंक वही फस्तायत की डेफिनेशन में पूरा आ जाता है। बिल्कुल नहीं आता। जमीन आसमान का फर्क है जो आज हो रहा है और जो पहले इस मुल्क में 76 सालों में हुए। सर हम प्रोपोर्शन ऐसा माहौल कभी नहीं देखा गया। प्रोपोर्शन पे यकीनन आप कह सकते हैं ज्यादा हो गया हमारे साथ। आपका डिफेंस मिनिस्टर बैठ के कहता है जी कि ये तो हाइब्रिड निजाम है, अब यही चलेगा। कमाल करते हैं। ओके, बट राना सनाउल्लाह के साथ फस्तायत नहीं हुई आपकी नजर में? इन योर हमारे दौर में नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। क्या हुआ था फिर? रूल ऑफ लॉ था, आइन था, जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ वो रूल ऑफ लॉ के देखिए आप इक्वेट करने की कोशिश ना करें। आपसे भी कहा प्रोपोर्शन पे बात हो सकती है कि कितने कितना था। You should be objective. You should be objective. We have never seen this kind of very objective. I think you are not being objective and you shouldn't be. आप एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, आपका काम ही नहीं है क्या? No. मैं आपको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ऐसा कभी माहौल नहीं हुआ जो आज है। I agree to disagree with you, but I respect your opinion. आपका ओपिनियन बिल्कुल सर आंखों पे आ गया। हम आगे चलते हैं। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आएंगे? ये फैमिली ने फैसला करना है, ये पार्टी ने फैसला नहीं करना।
उनका एक विजिट था यूएस का, वो उन्होंने किया है। उसके बाद वो वापस लंदन चले गए हैं। अब फैमिली जब आइंदा उनका प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइज करेगी, हमें भी आगाह करेंगे, हम आपको इंशाल्लाह ताला आगाह कर देंगे। बट जो मीटिंग्स हुई हैं उनकी यूएसए में, आपने फॉलो की होंगी, उनका कोई इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि होगा? वो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। आर यू होपफुल? मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, वक्त बताएगा। ओके, अब पीटीआई की जो नई प्रॉब्लम है उस पर आ जाते हैं। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि 9 मई केसेस में पीटीआई के 25 एमपीएस, 3 सेनेटर्स और 11 एमएनएस को नाअहल किया जा सकता है, ये खदशा मौजूद है। अगर इन लोगों को सजाएं मिलने पर डी सीट कर दिया जाता है, एंड लुक्स लाइक कि आपकी एक नई ये कैंपेन चली है कि आपके नंबर्स इस तरह कम हो जाएंगे, फिर क्या करेगी पीटीआई? देखिए, ये कोई नया इवेंट नहीं है हमारे लिए। 8 फरवरी को क्या हुआ था? डाका डाला गया था। उससे पहले क्या हुआ था? हमसे हमारा सिंबल छीना गया था। हमारे कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा करवाने जाते थे, उनको मारा जाता था, उनको नाअहल किया जाता था। फिर 8 फरवरी आई, उधर डाका डाला गया। हमारा जो इंटर पार्टी इलेक्शन है, आज भी 1.5 साल के बाद भी जो है वो इलेक्शन कमीशन में फंसा हुआ है। उसके बाद भी हमारे रीकाउंटिंग में बंदों को निकाला गया, लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद अब ये हमारा जो रिजर्व सीटें थी उसके ऊपर डाका डाला गया। अब ये उनको पनिश करके, कन्विक्ट करके एक और डाका। सो हम तो डाकों की जात में है ना। ये कोई नया डाका थे, ये तो बड़े डाके डलते रहे हैं। 1, 2, 3, 4 काउंटलेस डाके डले हैं। ये भी एक डाका है। अब ये अदालतों के थ्रू डाका डल रहा है। But do you have a strategy? क्या पीटीआई इस्तीफे दे सकती है? We have a strategy. We will fight on. हम एक जमहूरी पार्टी हैं, सियासी जमात हैं, हम लड़ते रहेंगे, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ठीक है। और 20 लोग कम कर देंगे और 30 कम कर देंगे। पहले हमारे 100 से ज्यादा लोग ये डाका डाल चुके हुए हैं। खैबर ये 20-30 से क्या फर्क पड़ेगा? को भी आपको लग रहा है कि आवाज हमारी आती रहेगी, आवाज हमारी बुलंद होती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी आपको लग रहा है कि खतरे में है? वो जो वहां के गवर्नर है ना, उन्होंने आज मेरा ख्याल है कोई 1 लाखवीं मर्तबा बड़क मारी है कि जी हम हुकूमत गिरा देंगे। वैसे तो इस हुकूमत से कुछ भी बाद नहीं है, क्योंकि ये तो 26वीं आईनी तरमीम भी जैसे पास हुई थी, आपको पता होगा, शायद आप भी कभी ये डिस्क्राइब कर दिया करें ना। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बड़क बहुत ज्यादा मारती है कि आप सारे अपने जो गम है वो मुझ पे डाल देते हैं। मैं नहीं, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है, इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं चाहूं कि आप ये चीजें मेंशन करें। तो ये बड़क जो है ये, लेकिन ठीक है, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। हर सुबह, दोपहर, शाम जो है वो गवर्नर के पी बड़क मारते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि बड़के मारना छोड़े, मूव करें ना, नो कॉन्फिडेंस, मूव करें। तो मूव हो ही जाएगी सर, सब कुछ तो हो जाता है आपके खिलाफ, ना ही करें चैलेंज, हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चैलेंज नहीं कर रहा बीबी, हम तो तैयार हैं ये सब कुछ बर्दाश्त करने को। हम तो बर्दाश्त करते आए हैं, हम चैलेंज नहीं कर रहे। हम ये गैर जमहूरी, गैर आईनी रवैये बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले 3 साल, 3.5 साल से। अगर मौलाना फजल होगा, मैंने कहा है कि ये डाका है, एक और डाका, एक और किस्म का डाका होगा यहाँ। हाउ वुड यू फील अगर JUIF के वजीर आला होते हैं खैबर पख्तूनख्वा में? फील की क्या बात है? मैं बाकी जो लोग बने हुए हैं, क्या ये डिजर्व करते हैं? शहबाज शरीफ डिजर्व करते हैं 17 सीटों के साथ? Does he deserve to be the prime minister of the country? Right. So ministers, they have all lost. Does she deserve to be the chief minister of Punjab? But we can now say कि और मजीद मुश्किलात नजर आ रही हैं PTI के लिए in the coming days. मुश्किलें इतनी बड़ी मुझके कि आसान हो गई। ठीक है, चलें, आई होप सो। इस ज़बरदस्त शेयर के साथ इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू रुखसा फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल ब्रेक बैक। एंड वेलकम बैक। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम से दोबारा फेक एनकाउंटर्स शुरू कर दिए हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बना लिया है। भारत ये कोशिश कर रहा है कि इस ऑपरेशन को एक कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खिफ़त शायद मिटाई जा सकेगी। इस नए ऑपरेशन की बड़ी वजह भारतीय पार्लियामेंट में पूछे गए सख्त सवालात हैं
हमने देखा कि किस तरीके से सवालात हुए, वो सवालात हुए जिनका जवाब भारतीय हुकूमत के पास मौजूद ही नहीं था। आज ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय पार्लियामेंट में बहस हुई। पहले कोशिश की कि इस बहस से निकला जाए, लेकिन आखिरकार ये बहस हुई और अपोजिशन ने सख्त सवालात कर लिए। अपोजिशन के सवालात से घबराकर इजलास चंद घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। बाद में जब इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए। कांग्रेस के रहनुमा ने भारतीय हुकूमत से सवाल किया कि भारतीय राफेल तैयारे जंग में नाकाम क्यों हुए। लेट्स वॉच दैट। आपने देखा फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है उनके सवालात में भी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपोजिशन को कहा कि वो भारतीय तैयारी गिरने का सवाल ही ना करें, बल्कि सिर्फ कामयाबी का सवाल करें। इम्तिहान के दौरान पेंसिल टूटना अहम नहीं होता, बल्कि नतीजा अहम होता है। लेट्स वॉच दैट। यही कह सकती हूँ उनको कि ना आपको जहाज चलाने आए, ना आपको पेंसिल से लिखना आया। इतने इम्तिहान हमने दिया, हमारी तो कभी पेंसिल आज तक नहीं टूटी है। ये पेंसिल टूटना नॉर्मलाइज भी कर रहे हैं। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने इंकशाफ किया है कि पहलगाम वाक़या पाकिस्तानियों ने किया ही नहीं है, बल्कि भारतीयों ने किया था। लेट्स वॉच दैट एज वेल। राजनाथ सिंह ने ये भी धमकी दे डाली कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राजनाथ जी, जो गलतफहमी थी भारत के बारे में, वो तो पूरी दुनिया की क्लियर हो गई है इस वाक़े के बाद। एक गलतफहमी थी कि पता नहीं शाइनिंग इंडिया क्या है, क्या हो जाएगा वॉर में। वो तमाम की तमाम गलतफहमी अच्छे तरीके से भारत ने खुद ही दूर कर दी है। और जो धमकी आपने दी है ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने की, तो ये तो फिर भारत को ही आपने धमकी दे दी है, ये पाकिस्तान को तो नहीं लगी है। मीनवाइल इन द बैकग्राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंगली एक बार फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया है। अब ये लग ही ऐसे रहा है कि जिससे बार बार वो मोदी जी को ट्रोल ही करते हैं ऑलमोस्ट। लेट्स वॉच दैट। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। एक तरफ भारतीय हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर की जो सुबकी है, जो नुकसानात हैं, उसको छुपाने की कोशिश करी है। दूसरी तरफ इशारा कुनायों में वो बता भी रहे हैं कि क्या हुआ है। अगर हुकूमत की इस वक्त आपको क्या मखमसा नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त भारत के खिलाफ ही जंग लड़ रहा है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो उनका घमंड था, जो उन्होंने अपने आप को एक मजबूत ताकत के तौर पर इस खित्ते में कम अज़ कम एक जो बहुत मजबूत ताकत है जिसके मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता या नहीं होगा, उसके तौर पर पेश किया। बेहिसाब असला ख़रीदा, पैसा खर्च किया, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं उससे कतन इसके कि उनके 7 गिरे जहाज या 8 गिरे हैं। लेकिन जो भारत का घमंड था, जो उन्होंने दुनिया के सामने अपने आप को पेश किया था, वो चूर चूर होकर रह गया है। अगर आपको याद हो, तुम्हारे एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक दफ़ा बयान दिया था कि भारत साइकिल को पहिए जो हब है ना उसकी तरह है, और बाकी जो मुल्क के इर्द गिर्द वो उसके जो तारें होती हैं पहिए की, स्पोक्स हैं, वो उसका वो जुड़े हुए हैं उसके साथ। पाकिस्तान को भी जुड़ जाना चाहिए। यानी मैं भारत की जो बारदस्ती तस्लीम कर लेनी चाहिए। वो जो भारत का ये ख्वाब था वो चिकनाचूर हो गया हुआ है। और अब पूरी दुनिया इस बात पर गौर करने मजबूर है कि जो पूरी मगरबी दुनिया लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनके इतने ज़्यादा माहदात हैं भारत के साथ, वो भारत पर डिपेंड कर रहे थे कि वो इस खित्ते में ना सिर्फ चीन को रोकेगा बल्कि पाकिस्तान को स्टेज पर ले आएगा कि पाकिस्तान भी उनकी हर बात मानने में मजबूर हो जाए। और वो ये देख रहे हैं कि जो ये उनका मनसूबा था इसमें तो वो नाकाम हो गए हुए हैं। मगरबी दुनिया आपको देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा पीछे अपने आप बढ़ता हुआ नजर आ रही है। ये वो चीज़ है जो भारत को फ्रस्ट्रेट कर रही है। एक तरफ तो उनको मार पड़ी है, दूसरी तरफ जो उनको बैक करने वाले थे वो थोड़ा पीछे हट के रह गए। वो अब भारत को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। भारत इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है कि पाकिस्तान वो पत्थर नहीं जिसको ठोकर से हटा दिया जाएगा। ये वो चट्टान है जो भी इससे टकराया पाश पाश होकर रह जाएगा। और पाकिस्तान ने ये गुज़श्ता दिहाई में एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ये साबित कर दिया इस चीज़ को। इंडीड। लेकिन जो आज पार्लियामेंट में जो भारत की पार्लियामेंट में हुआ, उसका क्या प्रेशर हो सकता है इन द कमिंग डेज? एक तो बार बार हम ये डिस्कस किया भी है कि एक सीधा तरीका ये हो सकता है कि वो फिर पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग की कोशिश करें। आज इस इनकाउंटर के हवाले से भी नए ऑपरेशन की भी जिक्र हुआ, या फिर ये कि एक्चुअली मोदी जी पे प्रेशर पड़ सकता है टू स्टेप डाउन। देखिए, एक तो अगर आप नोटिस किया तो उनके जो 100 प्रोमिनेंट लोग हैं, इंक्लूडिंग देयर एक्स राज चीफ और बड़े बड़े जो उनके लोग हैं, उन्होंने मिलके एक हुकूमत को ख़त लिखा है कि आप कश्मीर का जो स्टेटस 5 अगस्त 2019 से पहले था उसको बहाल करें ताकि मामलात बेहतरी की तरफ चले। कि उनको पता है
कि कश्मीर का जो सुलगता हुआ चंगारा है ये किसी को नहीं भड़क सकता, और भारत की जो पागलपन है ये खुद भारत को जला के राख कर देगा। एक तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके बारे में हमें मेरे ख्याल ये मालूम होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, वो अगर आपको याद हो जो मुंबई में जब हुआ था ऑपरेशन, उन्होंने 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट को पेश किया था कि 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, 9 को दिखा नहीं सके, सिर्फ एक बंदे को दिखाया, जिसका बाद में खुद ही भारत के अपने जो पुलिस चीफ थे उस सूबे के, उन्होंने इंकशाफ किया कि ये तो कैदी था, इसको निकाल के हमने बाहर पेश किया, और बाद में उसको कहा फांसी दे दी गई है, फांसी दी गई या नहीं किसी को नहीं पता इस चीज़ का। इसलिए भारत ये हरबाबी इस्तेमाल कर चुका है। ये करेगा वो, क्यों करेगा वो ये नहीं समझ रहे कि जब ये एक दफ़ा साबित कर देंगे, चले खुदा ना खास्ता कोई साबित करने में कामयाब हो जाते हैं पाकिस्तानी है ये, और पाकिस्तानियों ने किया है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? क्या वो इसके बाद पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे, जिस तरह भी आप राजनाथ सिंह का बयान पेश कर रहे थे? क्या उनकी इतनी हिम्मत है, क्या उनकी जरूरत है इतनी बड़ी नाकामी के बाद दोबारा वो इस किस्म का काम कर सकें वो? तो ये उनको अभी तक, जब आप पागल हो जाते हैं या आप गुस्से में होते हैं, जब फैसले करते हैं तो उनका हमेशा नुकसान होता है। तो ये जो अभी जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी उनके शुरू होने से पहले ही उनके सर गले पड़ जाएगा कि अगर आपने इस किस्म की कोई चीज़ की और इस किस्म का कोई फॉल्स फ्लैग किया, कुछ पाकिस्तानी जो गिरफ्तार हो जाते हैं बेचारे माही गिर हैं, ऐसे उनको पेश कर दिया कि ये टेररिस्ट के तौर पर हैं, उनको हथियार भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे उस स्टेज के बाद? क्या फिर दोबारा पाकिस्तान भी हमला करेंगे? क्या उनका ख्याल है कि पाकिस्तान वो तरने वाला है कि एक दफ़ा के बाद पाकिस्तान चुप करके बैठ जाएगा? अभी तक पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 20-30% पाकिस्तान अगर 10-11 को थोड़ा रिस्ट्रेन ना दिखाता तो भारत का बहुत बड़ा पाकिस्तान उस वक्त। अमेरिकी सदर मुसलसल बात कर रहे हैं कि उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाई। क्या ये नर्व गेम है? क्या कितनी दफ़ा झूठ बोलेगा भारत? आज 27वीं मरतबा उन्होंने ये बात किया है, जबकि भारत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वो बार बार ये कहते हैं कि अमेरिका का कोई किरदार ही नहीं है। एक तो दोबारा फ्यूचर में अमेरिका क्या कभी ऐसे करेगा आफ्टर व्हाट दे हैव डन? इतना झूठ बोले। सेकेंडली, कब तक ये मामला सेटल हो जाएगा? देखिए, मामला तो सेटल होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भारत के ख्वाब हैं जितना टूट गए हैं, लेकिन उन्होंने ख्वाब देखना छोड़ा नहीं है। उनका ख्वाब पाकिस्तान को जिस तरीके से कमज़ोर करके पाकिस्तान को सरनगून करना है, देखिए थ्रू टेररिज्म वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन वो भारत के अंदर जो प्रेशर पड़ा हुआ है अमेरिका की तरफ से, जो बार बार ट्रंप साहब बात क्यों कर रहे हैं, वो भारत को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो जो कुछ थोड़ी बहुत भारत की एक स्पेस रह गई है उसको ख़त्म करें और टोटली अमेरिका के काम में आके बैठ जाएं, क्योंकि भारत अब भी रूस के साथ कुछ अपने ताल्लुकात को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, रूस से ताल्लुकात कम करने को तैयार नहीं है। और अगर ये भारत नहीं मानता और भारत इसी तरह जारी रखता है तो अमेरिका नेक्स्ट स्टेज पे जब कोई मसला बना तो अमेरिका बीच में नहीं आएगा। फिर भारत के लिए मसला ये बनेगा, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, और मत भूलिए कि बांग्लादेश भी इस वक्त तैयारी में बैठा हुआ है और रूस भी पीछे हट जाएगा। तो फिर भारत का क्या बनेगा इसमें? कश्मीर का मसला तो हल होना है, कश्मीर तो आज़ाद हो चुके हुए हैं। अब जब ये नेक्स्ट पागलपन चलेगा, इतना प्रेशर बनेगा, तो अगर इतने अतराफ से भारत पे चढ़ाई होगी, इतना प्रेशर भारत की सकत नहीं है बर्दाश्त कर सकेगा। इसलिए भारत के मामलात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। उनको जितनी जल्दी वो जिस तरीके से उनके जो 100 प्रोमिनेंट शख्सियात ने ख़त लिखा है हुकूमत को, उनकी बात मान लें, कश्मीर का स्टेटस बहाल करें, कश्मीरियों को उनका हक है, खुद राय दे दें उनको जो उनका हक है, उसके बाद भारत सांस ले सकता है। वरना कश्मीर तो आज़ाद है, भारत के टूटने के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर तो आज़ाद है लेकिन भारत के टूटने के खदशात बढ़ते चली जा रही हैं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा में ज्वाइन कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। लाहौर के बाद इस्लामाबाद में भी गधों का गोश्त बरामद हुआ है और ये गोश्त मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर एलिजिडली शहरियों को खिलाए जाने की भी इतलात सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर शहरी सवाल पूछ रहे हैं कि ये गोश्त किस मकसद के लिए काटा गया था और किन किन रेस्टोरेंट्स पर शहरियों को खिलाया जा चुका था। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन ने गधे की गोश्त की बरामदगी के हवाले से कहा है कि गधों के गोश्त के हवाले से हमारे पास एक हफ्ता पहले से मालूमात मौजूद थी।
इसके साथ साथ टीम्स की जानिब से एक हफ्ते तक काम किया गया ताकि मुल्ज़िमान को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। लेट्स वॉच हिम। ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है 2 दिन पहले, जब हमारी टीम वहाँ पहुंची तो वो पहले पहुंचने में थी, वहाँ पे कुछ कटा हुआ गोश्त डॉग की मीट वहाँ पड़ा हुआ था और कुछ जो है ना जिंदा डॉग की मीट वहाँ पड़े बंधे हुए थे। वो तकरीबन कोई 40 की तादाद थी और जो गोश्त था तकरीबन 1000 kg था। तो मौके पर जो बुचर मौजूद था उसको अरेस्ट कर लिया गया, वो एक नॉन पाकिस्तानी था और इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। वहाँ से जो चौकीदार था उसको भी सब्सिक्वेंटली पुलिस की मदद से अरेस्ट किया गया। एग्जैक्ट हम ये ट्रेस कर रहे हैं कि कितने चीज जो है वो बुचर हुए हैं और उसका गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुआ है। कुछ ये चल रही है कि ये कहीं फॉरेन नॉन नेशनल पाकिस्तानी नेशनल भी हैं जो इसको यूज करते हैं। कुछ एक एयरपोर्ट भी है, कुछ ये है कि कोई एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ये किया जा रहा था, कुछ ये है कि कोई इस्लामाबाद से बाहर सप्लाई होता है। बट दीज आर द मिक्स्ड रिपोर्ट्स। एज ऑफ नाउ हमें कोई कंक्लूसिव एविडेंस या चीज नहीं मिली। पाकिस्तान में गधों का गोश्त कब और कहां से बरामद हुआ, इस हवाले से चंद अहम हकाइक आपके सामने रखते हैं। 9 नवंबर 2014 में लाहौर में पुलिस ने 2 अफराद से 80 किलोग्राम गधे का गोश्त बरामद किया। जनवरी 2015 में हरीपुर में पुलिस ने एक शख्स से गधे की खालें बरामद की। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ वो और उसके 2 साथी गोश्त पहले ही फरोख्त कर चुके थे। मई 2015 में रावलपिंडी पुलिस ने 6 अफराद को गधे का गोश्त फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया और 3 मुर्दा गधे भी बरामद किए। अगस्त 2015 में महकमा लाइव स्टॉक ने लाहौर के इलाके हरबंसपुरा से 40 मन गधे का गोश्त, मुल्तान रोड के एक गोदाम से 8 मन मुर्दा गाय का गोश्त बरामद किया। अक्टूबर 2016 में पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में कई रेस्टोरेंट्स को सील किया जहां गधे का गोश्त इस्तेमाल किया जा रहा था। 2016 में ही चिन्योट में पुलिस ने 2 भाइयों के कब्जे से गधे की खालें और गोश्त बरामद किया। दोनों ने इतराफ़ किया कि वो लंबे अरसे से गधे का गोश्त फरोख्त कर रहे थे। अप्रैल 2017 में कराची में 4736 गधों की खालें पकड़ी गईं। ये खालें चीन भेजने के लिए लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों से कराची लाई जा रही थी। मुल्ज़िमान की जानिब से इतराफ़ किया गया कि पहले उन्होंने गधों की खालों के लिए काम शुरू किया, लेकिन जब मार्केट में गधे की गोश्त की डिमांड सामने आई तो हमने इस पर मुनाफा भी कमाया और अप्रैल 2018 में लाहौर के शालीमार एरिया में पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया और बड़ी मिकदार में गधे का गोश्त भी बरामद किया। फरवरी 2021 में रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई से 2 अफराद गधे की गोश्त समेत गिरफ्तार हुए जिन्होंने इतराफ़ किया कि वो होटल्स और रेस्टोरेंट्स को गधे का गोश्त मुसलसल फरोख्त करते थे। मार्च 2025 में पुलिस ने मुजफ्फरगढ़ में 20 मन मुर्दा जानवरों का गोश्त बरामद किया था। इस्लामाबाद में गधों का गोश्त कहां से आया, इस्लामाबाद में गधों का गोश्त किस किस रेस्टोरेंट पे फराहम किया गया, एग्जैक्टली क्या हो रहा था, उस्मान बट हमारे रिपोर्टर जी ने ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। सो बट साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये पहला वाक़या नहीं है। इट्स मोर शॉकिंग कि इस्लामाबाद में हुआ है बड़े पैमाने पे। सो क्या इनके ऊपर कोई सख्त सज़ा नहीं है? कैसे ये अभी तक चले जा रहा है ये सिस्टम? अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि 26 जुलाई रात 11 बजे का ये वाक़या है और ये थाना संगजानी की हदूद में ये वाक़या पेश आया और आपको हैरत होगी ये जानते हुए कि थाने से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पे ये फार्म हाउस था जहाँ पे ये मकरूह धंधा जो है वो किया जा रहा था और जीटी रोड से 2 मिनट और जो थाना संगजानी का टूल प्लाजा है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये फार्म हाउस था। और इसका क्रेडिट जो है वो डीडी जो हैं डॉक्टर तायरा उनको जाता है और उनको यकीन था इस चीज़ का कि वहाँ पे ये चीज़ें, क्योंकि उनको इतला दी गई थी और उन्होंने अच्छी बात ये की कि उन्होंने पुलिस को, जो मुतलका थाने की पुलिस है, उसको इतला किए बगैर वहाँ पे रेड किया। इसलिए ये रेड जो है वो कामयाब हुआ क्योंकि उनको अच्छा था कि पुलिस को बता देते तो आपको पता है कि यहाँ पे फिर कुछ भी हाथ नहीं आना था कि पुलिस ना पकड़ती, फिर पुलिस ना पकड़ती। इसीलिए वो बगैर पुलिस को इन्फॉर्म किए वो वहाँ पर गई हैं और काफ़ी ज़्यादा अब उनके लिए इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको थ्रेट्स भी हैं क्योंकि ये आपको पता है एक बहुत बड़ा माफिया जो इस घिनौने जुर्म में जो है वो मुलव्वस है। उनके इन्फॉर्मर ने उनको इन्फॉर्म किया कि इस तरह यहाँ पर ये एक्टिविटी हो रही है, जिस तरह DC इस्लामाबाद ने भी बताया कि उनको इन्फॉर्मेशन थी और वो इस चीज़ के वेट में थे कि किस तरह से वहाँ पे और कब जो है वो रेड किया जाए। ये जहाँ ये गोश्त रेस्टोरेंट्स में भी जा रहा था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मौके से एक शहरी जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उसने भी पहले जब उसे पूछा गया कि ये किस मकसद के लिए गोश्त काटा जा रहा है तो उसने पहले ये बताया, जो हमारे पुलिस के ज़राए हैं, उसने ये कहा कि ये हम जो है वो मुख्तलिफ जो नॉन मुस्लिम इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं हम उनको सप्लाई करते हैं। जिसके बाद उससे जब रिकॉर्ड तलब किया गया तो किसी किस्म का उसके पास कोई NOC नहीं था, कोई लाइसेंस नहीं था और ना ही उसके पास कोई डाटा था। और उसके बाद फिर एक बड़ा सेटअप है, इट्स अ ह्यूज स्लॉटर हाउस, इट्स अ ह्यूज एरिया। इसमें से मैं आपको 25 मन गोश्त
जो पैकिंग के अंदर मौजूद था, कीमे की मशीनें वहाँ पर मौजूद थी, उस गोश्त का कीमा भी किया गया था, उसके पैकेट भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा वहाँ पे कबाब भी बना कर रखे हुए थे और उसके अलावा 100 से ज़ायद गधों की खालें भी वहाँ पर मौजूद थी। और आप अंदाज़ा करें कि 45 जिंदा गधे भी जो है वो वहाँ पर मौजूद है। इस शहरी को जो है वो VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है। उसके बाद हम आपको बताएं कि क्योंकि वहाँ पे पता ये चला कि 30 के करीब पाकिस्तानी ख़वातीन भी जो है वो काम करती थी, उनको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी जो है वो दी जाती थी। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इस्लामाबाद के जो पोस्ट सेक्टर्स हैं जिसमें F6 और F7 भी शामिल हैं, और आपको बताते चले कि जो GT रोड है जहाँ पे ये फार्म हाउस था, जहाँ पे ये मकरू धंधा जो है वो किया जा रहा था, वो 2 मिनट की मुसाफत पे और गुजर खान तक ये गोश्त जो है वो सप्लाई किए जाने का भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में F6 F7 के सेक्टर्स में रेस्टोरेंट्स के अंदर ये गोश्त सर्व किया जा रहा था। सो इट मींस कि किसी ने भी ये खाया हो सकता है। बिल्कुल। और जो मुतलका AC थे वहाँ पे यासिर नज़ीर और जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे भी ये पूछना चाहिए, और बिलखुसूस जो स्पेशल ब्रांच एक डिपार्टमेंट है उनको ये तो मालूम होता है कि इस्तेमाल हो सकता है। गधे के गोश्त का पता नहीं चलता क्या इसमें क्या, देखिए इसकी आप कुछ भी जो है वो डिश बना सकते हैं। हो सकता है स्टेक हाउस पे, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर्स हैं, वहाँ पे स्टेक जो है वो पसंद किया जाता है, ये खुदा न खास्ता वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है। बर्गर जो आप खाते हैं, आप खुद देख लें कि 500 रुपए की डील होती है, उसमें 3 बर्गर दिए जाते हैं। वो 3 बर्गर फिर किस तरह से बनते हैं ये आज सबको पता चल गया भी हो सकता है जी। और फिर एक और चीज़ जो उसकी गधे की चर्बी है, हमारे एक ज़राए ने में ये भी बताया कि जो यहाँ पे इस्लामाबाद में क्लिनिक्स हैं मुख्तलिफ, जो स्किन बज़ाहिर तो वो कहते हैं कि हम स्किन केयर के क्लिनिक्स हैं, तो वहाँ पर भी ये उसकी चर्बी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। वक्ती 2 से 3 सालों तक तो ये आपको फ़ायदा देती है, क्योंकि जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं उनमें ये चर्बी इस्तेमाल की जाती है। और तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का धंधा जो है किया जा रहा है। और अभी तक मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी किस्म की तफ्तीश नहीं की गई, तफ्तीश मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है, बल्कि पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि ये जो खाले हैं ये चाइना सप्लाई की जानी थी, ये गोश्त भी वहाँ पे जाना था, लेकिन इनके पास किसी भी किस्म का NOC नहीं था, इनके पास किसी भी किस्म का लाइसेंस जो है वो मौजूद नहीं था। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि थाना संजानी की हदूद में ही जो इलाका है ढोक प्राचा, वहाँ पे अभी भी एक फार्म हाउस ऐसा है जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी करें। ठीक है, वो किधर है इस वक्त? अभी इस वक्त तो वो जुडिशल क्योंकि उसको कर दिया गया था, वो इस वक्त अडियाला जेल में है, लेकिन वहाँ पे हमारे ज़राए ने बताया कि उसको VIP प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि थाने से सिर्फ 5 मिनट दूरी पर ये फार्म हाउस था, और गुज़श्ता 4 से 5 माह का बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक्टिविटी हो रही। तो वहाँ पर जो तैनात SHO थे तो उसको भी इस हवाले से पूछना चाहिए। फार्म हाउस का बता रहे हैं, उसको आप समझते हैं कि पुलिस को जी बिल्कुल। और वहाँ पे जो हमारे पुलिस के दोस्त हैं जो ज़राए हैं, उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अगर कोई पुलिस का एहलकार या कोई अफसर वहाँ पे रेड करना चाहता है, बल्कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी जो ये वाक़या पेश है इसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली है, तो हम वहाँ पे आप अभी मैसेज भेज दें कि एक और फार्म हाउस भी आपको बिल्कुल पता है। और वहाँ पे मेरा सवाल ये है फ्री आपसे कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप दुबई में जाके, आप इवन इंडिया में जाके कोई इस तरह की एक्टिविटी कर सकती हैं? आप सोच भी नहीं सकते। हम जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते हैं हमें पता होता है कि हमने यहाँ पे सांस भी लेना है, तो हमने बिल्कुल एहतियात के साथ लेना है। कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं। नॉट जस्ट वन पर्सन, इसमें एक पूरा रिंग नजर आ रहा है और बहुत सारे लोग होंगे। सो और कौन खरीद रहा था ये भी देखिए ना, उनको कहाँ का जा रहा था। और जो हमारे पुलिस के ज़राए उसने हमें कहा है कि ये कुछ जगहों पे मटन का गोश्त जाहिर कर देखें, इंसानी फितरत है कि उसको हमेशा सस्ती चीज़ें जो है वो कहते हैं कि कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाए। और फिर पाकिस्तानी कौम जो है वो वैसे भी आपको पता है कि लेकिन इस्लामाबाद के लोग और दीगर लोग भी प्लीज़ जिसको आप मटन समझ के खा रहे हैं, बी वेरी केयरफुल, कुछ और ही ना हो। मोस्ट प्रॉब्ली अभी कुछ दिन आप घर पे ही खाना बेहतर है, लेकिन इसके ऊपर एक्शन ज़रूर होना चाहिए। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।